हेलो बच्चों। तो यार हमने कोशिश तो ये की थी कल सेशन करें, लेकिन सेशन नहीं हो पाया। लेकिन मैंने सोचा कि यार एक दिन का गैप भी क्यों हो। तो जो कल की मैराथन सीरीज है इसको मैं दे रहा हूँ आज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में, याद रखना। एंड कल हमारी वापस थर्ड डे, डे 3 अलग होगा। डे 2 का मैं पूरा का पूरा रिकॉर्ड देख रहा हूँ, अच्छे से प्रिपेयर करना। 45 क्वेश्चन डे 1 पे दिए थे, नहीं देखा हो तो जाके देख लो। 45 क्वेश्चन ही हो गए, 90 टॉप नॉच क्वेश्चन हो चुके हैं, याद रखना। तो कैसे करना है आज का सेशन आपको अटेंड, समझे। क्योंकि आप इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं, प्रीमियर होगा ऑल दो ये, लेकिन क्योंकि आप इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जब वीडियो चलेगा तो इसको रिकॉर्डेड हो जाने दें पहले। जब वीडियो चलेगा तो रोकें, क्वेश्चन नंबर देखें, सॉल्व करें, अपना आंसर लिखें एंड देन उसको आगे बढ़ें। मतलब इसको देना वैसे ही जैसे अपन लाइव सेशन में करते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे 45 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सारे बच्चे डेडिकेटेडली चलना है बेटा। अपन को अपने पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत सिंसियरिटी से अपन को चलना है। अपन को बिल्कुल इसको टेस्ट की तरह देना है। 10 टेस्ट मिनिमम अपन को देने हैं। आज हमारा डे 2 लाइव सेशन नहीं हो पाया, इसलिए आपको रिकॉर्ड दे रहा हूं, ठीक है। जो हमारे नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो पहली बार चैनल पे आ रहे हैं बेटा, हमारा कल लाइव नहीं हो पाया इसलिए हम इसको रिकॉर्डेड दे रहे हैं। अपनी मैराथन सीरीज को कंटिन्यू रख रहे हैं। देखो मैं अपना कमिटमेंट पूरा कर रहा हूं, उसको रिकॉर्डेड दे रहा हूं आपको, ठीक है। एंड आप लोग जो नए लोग हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मुझे इन 3 जगह फॉलो कर सकते हैं। खासकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपने पढ़ लिया होगा, पढ़ लीजिए, वीडियो के यहीं रोक दीजिए एंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। जब आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो अपना आंसर लिखने के बाद एक पेपर में आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देख रहे होंगे। तो बोल रहा है स्फेरिकल बॉडी है विद रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर, रेडियस 45 वॉट पावर, ठीक है। तो भाई आपको रेडियस दे दी है और आपको 45 वॉट पावर दे दी है, ठीक है। ब्लैक बॉडी है, मतलब सीधे देखो ये सीधे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पहुंच गया। टेम्परेचर दे दिया, इफ द रेडियस वर हाफ एंड टेम्परेचर वर डबल, ठीक है। तो भैया हमें पता है पावर का फॉर्मूला है, रेट ऑफ हीट का फॉर्मूला होता है ए ई सिग्मा टी की पावर 4। बेटा दोनों का रेशियो ले लो, इनिशियल पावर फाइनल पावर का A1 अपॉन A2 कर लेना। इमिसिविटी दोनों की सेम होगी, सिग्मा भी दोनों का सेम होगा, मतलब सिग्मा तो कांस्टेंट होता है, इमिसिविटी 1 होती है, ठीक है। T1 अपॉन T2 की पावर 4। अच्छा जी, तो यहां पे मैं करता हूं इसको। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू A1। कर रहे हैं ना आप लोग, आगे नहीं बढ़े ना। देखो आगे बढ़ोगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी, अच्छे से कर लेना। मैंने बहुत अच्छे से किया, अपना टेस्ट भी तो करो ना। ये सारा का सारा क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि आपसे अगर 25 क्वेश्चन बनते हैं तो जो नहीं बनते हैं 20 क्वेश्चन, उससे तो पता चलेगा क्या नहीं आता है। अभी बेईमानी नहीं करो अपने साथ, ठीक है। चलिए, तो A1 अपॉन A2 कितना है। तो A1 आपका है पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर हो गया भैया ये तो। एंड ये T1 अपॉन T2 का क्या हो गया, T1 अपॉन T2 का ये हो गया। तो ये T2 क्या कर दिया इसने बोला कि जो टेम्परेचर है उसको हमने डबल कर दिया है। बहुत अच्छी बात है भैया, टेम्परेचर डबल कर दो। लो कर दिया हमने भी टेम्परेचर डबल, और रेडियस को हाफ कर दिया। तो ये 2 की पावर 2 आ गया, इंटू ये 1 अपॉन 2 की पावर 4 आ गया, 1/4 आ गया। मतलब P2 4 टाइम्स P1 आएगा, मतलब कि 1800 आएगा, मतलब 1800 उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है। कॉमन एमीटर है ना, कॉमन एमीटर में क्या होता है देखिए आप, क्या आपको पता है। वैसे बेस कॉमन, मतलब नॉर्मली बेस होता है, लेकिन ये आपका कॉमन एमीटर हो गया, ठीक है। ये आपका बेस है और ये आपका कलेक्टर है। तो आपको सीधे समझ आ गया कि भाई ये वाला होगा इनपुट, है ना, एंड ये होगा आपका आउटपुट। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो सीबी होता है वो हमेशा क्या होता है, वो होता है रिवर्स बायस्ड। जो सीबी होता है वो हमेशा क्या होता है, रिवर्स बायस्ड होता है, ठीक है। एंड जो सी होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा, फॉरवर्ड बायस्ड होता है। तो इतना तो हमें समझ आ गया। आप देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि वी कलेक्टर जो है वो 3 वोल्ट है, आर कलेक्टर जो है वो 3 किलो ओम है, ठीक है। तो आप आई कलेक्टर निकाल लीजिए, वो आ जाएगा 3 अपॉन 3000, दैट इज 10 की माइनस 3 एम्पियर्स, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, करंट गेन भी दे रखा है, तो आई इनपुट भी निकाल लेते हैं, है ना। तो आई कलेक्टर अपॉन आई बीटा, ठीक है। यहां से आपका आई बीटा कितना आ गया बेटा, मतलब आई बेस कितना आ गया, वो आ जाएगा आई कलेक्टर कितना है 100, सॉरी आई कलेक्टर नहीं, आई बीटा जाएगा आई कलेक्टर अपॉन बीटा, ठीक है। आई बेस आ जाएगा आई कलेक्टर अपॉन बीटा। आई कलेक्टर कितना है आपका, अभी निकाला देखो आपने, 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 100, दैट इज 10 की पावर, ये ऊपर चले जाएगा 10 की पावर माइनस 5 आ जाएगा ये। तो 10 की पावर माइनस 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें वोल्टेज गेन निकालना है। तो वोल्टेज गेन क्या होता है, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। वी आउटपुट मतलब वीसी, वीसी कितना हो जाएगा आईसी, तो वीसी तो हमें दे ही रखा है 3 वोल्ट, अपॉन वी आई, वी इनपुट क्या हो जाएगा आर इनपुट। तो आर इनपुट कितना है देखिए 2 किलो ओम, 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये अभी हमने निकाला है ना। तो ये 10 की पावर माइनस 2 बचेगा, ऊपर चले जाएगा, आ जाएगा 1500
रुक जाओ, 1500 आएगा नहीं, ये 2 ऊपर गया और 2 1 फिर 150 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 150। आपका वोल्टेज गेन आ गया, तो 150 किस में दिख रहा है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पावर गेन निकाल लेना, पावर गेन इज इक्वल टू होता है वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, ठीक है। फिर मैंने बोला है कि सेशन को कैसे करेंगे, जब क्वेश्चन देख रहे हैं तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे, उसको बनाएंगे, उसके बाद उसका आंसर देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्पीड में करेंगे। अब देखो मैं आपके लिए ना बिना आपसे बात करे इसको अटेम्प्ट करता हूं पेपर को। टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट द रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द परपेंडिकुलर। तो दो डिस्क हैं, दोनों रोटेट कर रही हैं, ठीक है। एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। एक ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा है, एक ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल स्पेशल टाइप में बताता हूं मैं जब बच्चों को बैचेस पढ़ाता हूं कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है सिस्टम का, I1 प्लस ओमेगा 1 निकालना है, क्या है इसमें, अरे लॉस निकालना है। लॉस का तो अपन ने एक फॉर्मूला रटा है ना, लॉस का ये सेम फॉर्मूला लीनियर मतलब जो लीनियर कोलिजन होता है उसमें भी लगता है, सेम फॉर्मूला कैपेसिटर में भी लगता है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस का सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, आपको मैंने पहले ही बताया है, हाफ अगर मास में होता है तो m1 m2 अपन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, अगर डिस्क में होता है या सॉलिड बॉडीज में होता है तो हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 डायरेक्ट याद रख लो इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। आप टाइम सेव करेंगे बेटा, कॉम्पिटिशन में टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हाफ इंटू 1/2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, दैट इज विच ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको समझ आ गया ना आपको कैसे करना है, पहले क्वेश्चन रोको, उसको सॉल्व करो, देन आंसर चेक करो, एंड मुझे बताना भी कमेंट सेक्शन में आपके कितने सही है। स्मॉल होल देखो, एक से एक दमदार क्वेश्चन लेके आओ पूरे सिलेबस से, मतलब एकमात्र ऐसी सीरीज आपको मिलेगी जिसमें पूरे सिलेबस का टॉपिक बाय टॉपिक भूल जाओ, टॉपिक बाय टॉपिक काम डन हो गया है, मैं खुद करवाऊंगा। लेकिन अब मेन इस पे आ जाओ कि भाई जब 1 घंटा बैठते हैं पूरे सिलेबस के क्वेश्चन में दिमाग कैसे चलता है, क्योंकि एग्जाम में कोई टॉपिक बाय टॉपिक थोड़ी क्वेश्चन आएंगे, मिक्स क्वेश्चन आएंगे। चलिए स्मॉल होल है भाई आपका, बॉटम में एक स्मॉल होल है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल होल से पानी बाहर आ रहा है, तो आपसे क्या पूछा है, रेट पूछा है। भाई रेट का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, यही तो रेट होता है ना, एरिया इंटू वेलोसिटी रेट होता है। आपको पता है रेट ऑफ फ्लो, तो एरिया दे रखा है, वेलोसिटी चाहिए, और आपको पता है वेलोसिटी वी फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है। वेलोसिटी वी फ्लक्स कितनी आती है, जो पानी यहाँ से निकलेगा और से कितना निकलेगा, √2gh। तो आपका रेट आ गया सीधे सीधे एरिया 2 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर हो जाएगा -6 मीटर में रख देंगे ना इसको, इनटू ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी √2g, जी की वैल्यू कितनी रख लें भाई, अभी 10 ही रख लेते हैं, इनटू h कितना है 2 मीटर, है ना। तो ये तो सीधे आंसर आ गया आपका। 1 मिनट देख लेता हूं मैं, रुक जाओ। 2 मिलीमीटर का स्क्वायर, हाइट 10 है, 224, ठीक है। तो 4 बाहर आ गया, तो 2 तो बाहर आ गया, इंटू 10 का रूट 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.1 मान लेते हैं, इंटू 10 की पावर -6, 6.2 इंटू 10 की पावर -6 दिख रहा है क्या आपको, 6.4 आ जाएगा, ये 3.2 आ जाएगा, 6.4 के आसपास का ऑप्शन है, मतलब सी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस स्पेस में आपको बनाना होगा भाई नीट में, पूरा क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूँ, देखिए मैं आपके लिए क्या बोला जा रहा है। ब्लॉक ऑफ मास 10 kg कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ अ होलो सिलेंडर। जैसे ही क्वेश्चन समझ आए सिर्फ डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन को मैंने नहीं सोचा कैसे करना है, सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं साथ साथ में, ठीक है। रेडियस दे दिया बेटा 1 मीटर। द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, कितनी मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी पे आपको इसको सॉल्व करना है, इसको घुमाना है, सो दैट सिलेंडर कीप दी। अच्छा तो ये नीचे ना गिरे, ठीक है, ये नीचे ना गिरे, तो ऑब्वियसली आते फ्रिक्शन होगा भाई, इसमें फ्रिक्शन होगा। देखो म्यू दे रखा है, इसका म्यू दे रखा है 0.1, तो आपको पता है इसका फ्री बॉडी जब मैं बनाऊंगा तो इसमें नीचे लगेगा mg, राइट में लगेगा इसमें सेंट्रीफ्यूगल, उसका यहाँ पे आएगा आपका रिस्पॉन्स, एंड ऊपर जाएगा फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन आपका जो म्यू इंटू आर के इक्वल होगा वो अगर mg के इक्वल हो जाए तो काम डन है। तो आपका r इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r है, तो आंसर देखो आ ही गया 0.1 इंटू मास इंटू वी स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू m इंटू जी। m से m कैंसिल हो गया बेटा, तो v कितना आ गया, एंगुलर वेलोसिटी पूछा है ना, r ओमेगा रख दो इसको आप सीधे सीधे, ठीक है। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, ठीक है, r ऊपर आ जाएगा तो g अपॉन r इंटू 0.1 कुछ ऐसा आ जाएगा, r की वैल्यू 1 है तो 0.1 मतलब 10, 10 का रूट विल बी, अच्छा अब आपको इसमें पाई की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी पूछा है क्या, द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा ही तो पूछा था, इसमें पाई कहां से आ गया, एक बार रुक जाइए आप जरा देख लेता हूँ। रेडियस 1 मीटर, तो ये √10 आ रहा है ना, √10 आ रहा है ये, द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी व्हेन द सिलेंडर इज
वर्टिकल एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, तो ये mv² अपॉन r हो गया एंड mg इसका मास से मास कैंसिल हो गया, g की वैल्यू 10 आ गई, 0.1 का नीचे 0.1 ऊपर 100 हो गया। यार ये तो 100 हो जाएगा ना, ओके ओके ओके, ये 100 हो जाएगा, 100 का रूट हो जाएगा 10, तो आंसर विल बी 10 रेडियन पर सेकेंड। देख रहे हैं आप किस तरीके से मैं कर रहा हूं। देखिए फिर एक जंप देखो आप, इधर से उधर मजा आएगा आपको क्वेश्चन बनाने में। द स्प्रिंग फोर्स भैया कट कर दिया k, तो k आपको पता है जैसे x कट होता है वैसे ही k कट हो जाएगा। तो एक तरीके से इनका रेशियो, अगर ये मान लो पहले वाले का k1 का k है, तो दूसरे का ये 2k आ जाएगा और तीसरे का ये 3k आ जाएगा, है ना। जिस हिसाब से लेंथ कट होगी उसी रेशियो में ये भी बढ़ जाएंगे। अब आपको पता है जब आप इनको सीरीज में जोड़ेंगे तो ये किसमें आ जाएगा, पैरेलल में, तो 1/k डैश या फिर सीधे k डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k डैश इज इक्वल टू आ जाएगा k1 k2 k3 अपॉन k1 k2 प्लस k2 k3 प्लस k1 k3। ये बताया है मैंने आपको पहले भी। तो k डैश की वैल्यू कितनी आ गई देखो आप, 3 2 6, 6k क्यूब अपॉन 2 प्लस 6 प्लस 3, 9k स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहां से आपको k डैश की वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है 2/3k। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा निकालते हैं, k डबल डैश क्या है, वो तो सीधे सीधा ऐड हो जाएगा, 3 + 2 5 + 1 6k। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये 11 वाले ऑप्शन आ रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, 3 2 6 प्लस 2 आपका हो गया 8 प्लस 3, अरे ये 11 आएगा, 11 रुक जाओ, 11 आएगा बेटा, 11 आएगा, 11 6/11 आएगा, ओके 6/11 एंड ये तो 6k है, तो ये तो 1:11 आ गया मेरे हिसाब से, 1:11 इज द आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू पार्टिकल्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं v1 v2 वेलोसिटी से, डू नॉट लूज देयर एनर्जी इन कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन। आपको पता है बिल्कुल कंप्लीट इलास्टिक में भी एनर्जी जीरो नहीं होती है ना, कुछ ना कुछ बच जाती है। कंप्लीट इलास्टिक में क्या होता है, एक बॉडी आती है और दूसरी बॉडी के साथ टकरा के साथ में मूव करने लगती है, लेकिन मूव करती है। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, सही बात है, इलास्टिक में कंप्लीटली एनर्जी लॉस नहीं होती, लेकिन कुछ लॉस होती है। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल, ये भी ट्रू है, दोनों ही ट्रू है, लेकिन इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, कोई इसका रिलेशन थोड़ी है, इसका रिलेशन तो इलास्टिसिटी से है। इलास्टिक जो एनर्जी होती है ना उसमें वो स्टोर हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन अपन ने पढ़ा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। अब ये वैसे तो ट्रू नहीं है, बट देखते चलो ऑप्शन, वैसे ये थोड़ा तो ट्रू है ही ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नियरली इक्वल टू 99% केसेस में, 99% केसेस में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, बट ये हमेशा ट्रू नहीं है। देखते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज पॉइंट एट विच टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑफ बॉडी इज 0। ये भी वैसे बात सही है, अगर ये पहला वाला ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू होगा, है ना। अगर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट, अगर हम मान ले, वैसे 99% केसेस में मानते हैं, तो आपको पता है सारा का सारा फोर्स वहीं से आता है, mg, वो उसी पॉइंट पे लगता है, तो नेट टॉर्क 0 आ जाएगा। कपल ऑन द बॉडी प्रोड्यूस ट्रांसलेशन रोटेशनल मोशन, ये गलत बात है। कपल प्योर रोटेशन मोशन देगा। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मींस दैट स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट अ लार्ज लोड, ये भी गलत ही बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है आपको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हो उसको करने में। तो देखो अब इस हिसाब से जो ऑप्शन है, अब देखो इसमें 1 और 2 वाला एक ऑप्शन है, 2 और 4 वाला तो देखो गलत हो गया, है ना। 2 और 4 वाला गलत है, 2 और 3 वाला गलत है, 3 4 वाला भी गलत है, तो एक ही ऑप्शन बचा 1 और 2 वाला। देखो ऑड वन आउट है, कंपटीशन में आ गया तो आ गया ना। देखो ये सीखने को मिलता है आपको, देखो मैं आपके साथ लाइव पेपर लगा रहा हूँ, तो इसको मैं पता कैसे डाल दूंगा, लाइव पेपर अटेम्प्टिंग, ठीक है, ऐसे करके डाल देंगे इसका, ठीक है, मैराथन लाइव पेपर अटेम्प्टिंग, ठीक है, तो आपको मजा भी आएगा देखने में। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन हो गया आपका, कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम हाइट 1 किलोमीटर। ओके, तो बेटा एक वाटर ड्रॉपलेट है ना, ड्रॉपलेट मेरे को समझ आई, एक 1 किलोमीटर हाइट से गिरी, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्राइक करी, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो मारा इसने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड, तो मतलब ये पक्का का पक्का है कि इसका जो पोटेंशियल है पूरा काइनेटिक में स्टोर नहीं हुआ है, इसका मतलब जो इसका पोटेंशियल है वो काइनेटिक प्लस रेजिस्टिव वर्क डन में गया होगा, है कि नहीं, दो ही चीजों में तो गया होगा। अच्छा, तो पोटेंशियल कितना है भैया, mgh, तो mgh कर दो आप, मास कितना है इसका 1 ग्राम, तो 10 की पावर -3 इंटू जी कितना हो गया 10 की पावर 3, सॉरी h इंटू जी हो गया 10,
काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू 10⁻³ इंटू वी स्क्वायर 2500, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। इसको मैं उठा के यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए, और देखो यहाँ से हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेविटेशनल वर्क भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट वाला आ गया 10, तो ये तो समझ आ गया, ये आंसर 10 है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन तो 10 आ गया ना, ये हो गया m, ये हो गया g, ये हो गया h, ठीक है जी। एंड ये कितना आ गया 10 माइनस ये कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, ये है ना 1.2 ही आ रहा है ना, 2.5 का 1.2, जी हाँ 1.25, सॉरी 1.25, ठीक है, इज इक्वल टू वर्क डन बाय ये, तो ये कितना आ गया 10 माइनस इतना, तो 8.75 है, तो ये 10 जूल। अच्छा अब एक मिनट देखना, ये 10 जूल और माइनस में क्यों आ रहा है, ये दोनों ही प्लस आएगा, तो 10 माइनस, अच्छा ठीक है, वो वर्क डन बाय रेजिस्टिव है ना, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू है वो आ गई पॉजिटिव में, तो वो ऑल्दो, हाँ, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। क्यों, मैं बताता हूँ, यहाँ मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया ना, मैंने उसका एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड में बात कर दी है ना, मैंने वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं दिखा, लेकिन आपको पता है ये वर्क ऊपर की तरफ होगा, तो ये आंसर एक्चुअली में क्या आएगा 8.75, तो मैग्नीट्यूड है एंड उसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ही होगा, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव, और अब ये होगा रेजिस्टिव नेगेटिव, ये मैंने उसका वो ले लिया था, क्या ले लिया था, मैग्नीट्यूड ले लिया था। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी, देखो मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करता हूँ, मेरे को सीधे मतलब देखो क्वेश्चन पढ़ भी मैं बहुत तेज रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को एक्चुअली पूरा पढ़ ही नहीं रहा हूँ, ये भी आर्ट आपको सीखना होगा कि क्वेश्चन को बहुत तेजी से कैसे बनाते हैं। तो वर्क डन अपॉन हीट गिवन, मुझे पता है इसी क्वेश्चन से होगा, इतना मैं कॉन्फिडेंट ऑलरेडी हूँ, तो ये 1/10 आ गया, तो हीट गिवन आपका आ गया कितना, हीट गिवन आपका आ गया 10 इंटू 10 100, और आपको पता है जो हीट आउट होती है वो हीट गिवन माइनस वर्क होती है, तो 100 माइनस 10 कितना आ गया 90 जूल आ गया, मतलब आपका आंसर कितना है 90 जूल। चलो तो स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो आपका कोलिनियर कोलिजन है बेटा, कोलिनियर कोलिजन कुछ इस तरीके से, यहाँ पे m मास है, ठीक है, यहाँ भी m मास है आपके पास, यहाँ से v नॉट वेलोसिटी से आ रहा है, ये रेस्ट पे दिख रहा है ना आपको, बोल रहे हैं टकराने के बाद इनकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, तो देखो हमें क्योंकि नहीं पता कोलिजन कैसा है, तो हम जनरल कोलिजन मान लेते हैं, v1 v2, ये m और m हो गया आपका, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम 50% ज्यादा है, मतलब 3/2 टाइम्स हो गई है ना, 1 प्लस 1/2 है ना, यही आएगा 50%, देख लेना 150/100 यही आएगा सॉल्व करके, ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिख लो, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, इनिशियल कितनी आएगी, तो इसको एक काम करो आप 3/2 लिख लो यहाँ पे, ठीक है, टाइम्स हाफ m v नॉट स्क्वायर, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3v नॉट का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब देखो आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पता है, देखो मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये जाएगा mv नॉट इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2, ठीक है ना। तो यहां से बेटा इसकी वैल्यू निकालो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका m v नॉट की वैल्यू v नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, m v1 प्लस v2 आ गई ना, v नॉट की वैल्यू v1 प्लस v2। अब एक काम करो, इसका स्क्वायर कर दो आप, तो ये जाएगा v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस माइनस कितना, सॉरी प्लस 2v1v2। अब ना इसकी वैल्यू उठाओ आप, देखो अब तो इसमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, तो इसकी वैल्यू उठा के बेटा इसमें रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू, कितनी वैल्यू आई इसकी 2v नॉट स्क्वायर माइनस 2v1v2, ठीक है, इज इक्वल टू 3v नॉट का स्क्वायर। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया ना, तो ये माइनस 4v1v2 इज इक्वल टू v नॉट का स्क्वायर आ गया आपका, ठीक है। अब इसका क्या यूज करेंगे, अब हम निकालेंगे v1 माइनस v2 की वैल्यू। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो हमें v1 v2 की रिलेटिव निकालनी है, तो ये रिलेटिव वैल्यू आ गई, तो ये क्या होगा बेटा, इसका ये बहुत ज्यादा यूज होता है एक्चुअली में, ये कैसे मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बच्चों को याद करवाया होता है कि जब भी कोलिजन का क्वेश्चन हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना ही रखना, v1 माइनस v2 का स्क्वायर यूज होगा। ये एक्चुअली में क्या होता है, ये होता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1v2। अब देखो दोनों का तुम्हें v0 में आंसर पता ही है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर कितना है, देखो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है 1.5 v0 स्क्वायर माइनस 2v1v2 कितना है, तो 2v1v2 हो जाएगा v0 स्क्वायर बाय 2, लेकिन प्लस में, तो v0 बाय इसको, सॉरी इसको v0 से हटाते हैं, ठीक है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर आपका है v0 का स्क्वायर,
ठीक है, हाँ स्क्वायर ही है, और ये आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर बाय 2.5, तो ये 2 वी नॉट स्क्वायर आ गया। ठीक है, 2 वी नॉट स्क्वायर आ गया, रूट लोगे दोनों तरफ तो रूट 2 वी नॉट, तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि मैं अगर पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो उसको चेक करूंगा। तो ये मैंने देखा, ये मैंने देखा, यहाँ से मेरे को यहाँ तक ठीक लग रहा है, यहाँ तक भी ठीक लग रहा है मेरे को, कोई इशू नहीं दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को कहाँ पुट किया, ऊपर पुट किया, ठीक है। ठीक है, वी नॉट स्क्वायर माइनस 2v1v2, ओके, दिस इज 2v नॉट स्क्वायर, दिस इज 2 2 4, दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 12th क्वेश्चन देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, सीधे सीधे दिखा मुझे, वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक्सेलरेशन पार्टिकल पूछ रखा है, तो भाई ए एक्स क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, दो बार डिफरेंशिएशन मारो तो इसका जाएगा माइनस, तो -4 आ जाएगा, -4। आई होप आपको समझ आया हो, डायरेक्ट मैंने कैस किया और ये 0 आ जाएगा, तो ए एक्स विल बी -4। तो ये होता है, देखो पेपर है ना पूरा 45 क्वेश्चन का, तो उसमें इजी डिफिकल्ट सब होगा, तो देखो कैसे डेकोरम मेंटेन्ड है बिल्कुल। YouTube with both hands open, heaven, और चलो ठीक है के partially filled water with an immiscible water is poured into one side of it, ठीक है, at the distance 10 meter above the water level। अच्छा, तो इसका मतलब ये है फाइनल वाटर लेवल, ठीक है, इसमें ऊपर पानी दिख रहा है, बट ये देखो लिखा भी हुआ है फाइनल वाटर लेवल है, और यहाँ पे पानी नहीं है बेटा, याद रखना। लेकिन इसी से 10 मीटर ऊपर तक ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। तो ऑयल की डेंसिटी पूछे तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या देखते हैं, इसमें ऑयल का सबसे मतलब इसमें बेस लेवल देखते हैं, दोनों लिक्विड जहां मिल रहे हैं उस लेवल पे सोचो कि अगर ऐसा रुका हुआ है तो यहाँ प्रेशर और यहाँ प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, इन दोनों पॉइंट पे सेम होगा प्रेशर। अगर इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा मतलब P1 इज इक्वल टू, इस तरफ लेफ्ट में क्या आएगा, रो ऑयल इंटू जी इंटू एच ऑयल, और राइट में क्या आएगा बेटा, प्रेशर टू कितना आएगा, रो वाटर इंटू जी वाटर इंटू एच वाटर। बस इसको इक्वेट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, तो आ जाएगा रो ऑयल, जी से जी कट जाएगा, एच ऑयल इज इक्वल टू रो वाटर एच वाटर। ठीक है, तो रो ऑयल कितना आ जाएगा आपका, एच रो वाटर कितना होता है, तो दे रखा है क्या, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, इंटू एच वाटर कितना है बेटा, एच वाटर 65 प्लस 65 130, तो 130 मिलीमीटर है ना, 130 मिलीमीटर ग्राम। अब ये होता है केजी पर मीटर क्यूब, ये होता है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, देखते हैं अभी। अच्छा इस तरफ भी एमएम में है ना, तो ये हो जाएगा 65 प्लस 65 इज 120, 130 प्लस 10 इज 140, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो मतलब ये 9 टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा मतलब 900 कुछ आ रहा होगा, मतलब डी ऑप्शन आ रहा होगा 928। ये तो ऐसे ही गैस हो गया ना, कैसे गैस हुआ देखो, 13/14 है, 9 टाइम जा रहा होगा ना, 13/14 0.9 टाइम मतलब 9 टाइम मतलब 0.9 टाइम, तो आपने मल्टीप्लाई किया होगा तो इतना कुछ आ रहा होगा। ठीक है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप बहुत अच्छी स्पीड मेंटेन करके मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और आपको भी मजा आ रहा होगा सेशन देखने में। ठीक है, a particle executes linear spheric simple harmonic motion with an amplitude of 3 centimeter when the particle is at 2 centimeter from the mean position। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड आपका है बेटा 3 सेंटीमीटर, एंड आपका पार्टिकल कितनी पोजीशन पे, जब वो x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे होता है तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेलोसिटी का जो भी मैग्नीट्यूड होता है वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैग्नीट्यूड है ना, तो एक ओमेगा से एक ओमेगा कट गया, आपसे क्या पूछा है, ओमेगा निकाल लो बस यहाँ से, तो ओमेगा आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर, 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 2 रूट 5/2, तो टाइम हो गया 2 पाई बाय ओमेगा। आप खुद देखना कि क्या आप इतनी जल्दी इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो जितनी तेज मैं सॉल्व कर रहा हूं। ओमेगा इज इक्वल टू रूट 5/2, अगर नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपटीशन में आपको इतना तेज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने चलो इस सेशन को इस तरीके से बना दिया आज। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन पे हम आ गए, काफी जल्दी आ गए हैं। और टू कार्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन अप्रोचेज ईच अदर विथ 20, तो एक कार वन है वो आ रही है 22 से, एंड रिलेटिव का है क्या, क्वेश्चन देखते हैं, 16.5 से आ रही है। ठीक है, द ड्राइवर ऑफ कार फर्स्ट कार ब्लोज हैविंग अ फ्रीक्वेंसी, द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार, अच्छा इसका ना, अच्छा हॉर्न ब्लो किया, बस ये तो समझ आ गया, ड्रॉपलर इफेक्ट से है 400 हर्ट्ज। ठीक है, और इसको अपन को निकालना होगा, तो ये आपका हो गया सोर्स, ये हो गया ऑब्जर्वर। ठीक है, तो मैं तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं जब डॉपलर इफेक्ट बताता हूं, कि न्यू हर्ड या न्यू जो डैश आएगी जो इसको सुनाई देगी वो क्या आएगी,
न्यू इनिशियल इनटू सीधे लिखो v प्लस माइनस vo अपॉन v प्लस माइनस vs। पहले तो चुपचाप ये फॉर्मूला लिखना, ठीक है। ऊपर क्या है ऑब्जर्वर, नीचे क्या है सोर्स। और इसमें ट्रिक क्या चलती है, इसमें ये ट्रिक चलती है, देखो क्या ट्रिक चलती है इसमें ट्रिक का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे आपका होता है क्या, यहाँ पे होगा आपका ऑब्जर्वर और यहाँ सोर्स। ये ट्रिक मैंने सिखाई हुई है, इसमें तुम्हें हर केस का अलग से याद नहीं रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को जनरली लिखना, यहाँ पे वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, सीधे उठा के अपने ऑब्जर्वर को यहाँ रखना, सोर्स को यहाँ पे। अब इनके हिसाब से डायरेक्शन बनाओ। तो देखो, तो ऑब्जर्वर जो है, ये ऑब्जर्वर सोर्स के पास आ रहा है ना, तो ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है, सोर्स भी ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, तो सोर्स भी ऑब्जर्वर के पास जा रहा है। अब जो राइट में आ रहा है पॉजिटिव और जो लेफ्ट में जा रहा है वो नेगेटिव। देखो कितना सिंपल बोला मैंने, ये फॉर्मूला रट लो और ये वाला साइन कन्वेंशन रख लो, ऑब्जर्वर को सेकंड क्वाड्रेंट में, सोर्स को फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड डायरेक्शन अकॉर्डिंगली जैसे वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। देखो ऑब्जर्वर सोर्स के पास आ रहा है तो राइट में, सोर्स ऑब्जर्वर के पास तो लेफ्ट में, तो जो लेफ्ट है वो नेगेटिव और जो राइट में वो पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 400 इंटू 340, पॉजिटिव में कितना, ऑब्जर्वर की वैल्यू कितनी है 16.5 अपॉन 340 माइनस 22। ओके, तो न्यू डैश की वैल्यू आ गई 400 अपॉन, अब ये थोड़ा सा वही है, अब इसमें एग्जैक्ट वैल्यू से निकालने की जरूरत है क्या, चलो देख लेते हैं। इनटू ये आ जाएगा 356.5 अपॉन 320 318, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते रहो और क्या, ये आप तो ये 4 मतलब ये क्लियरली यार ये मुझे दिख रहा है कि ये 1.2 टाइम भी नहीं आएगा क्या, 1.1 टाइम भी नहीं आएगा क्या, 318, रुक जाओ, 318 ठीक है, 34 1.1 टाइप्स ही आ रहा है, ये 1.2 टाइप्स आएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। 12 4 जा 48, तो मतलब ये 1.1 टाइम भी आएगा तो 11 4 जा 44, ये 1.19 टाइप्स कुछ आएगा, तो मतलब डी ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइस क्वेश्चन, जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे ये। तो इसमें बोला है ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, तो एक सरफेस है जिसकी वैल्यू बेटा कुछ ऐसी है, y इक्वल टू एक्स, ये उसकी इक्वेशन है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला है, आपको बहुत मजा आएगा, ये नीट वालों के लिए तो बिल्कुल समझो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन ये अपने डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना 10-12, तो उसमें से एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। अराउंड जो 7-8 डिफिकल्ट आएंगे उसमें से एक क्वेश्चन है। तो आपसे बोला है कोफिशिएंट, तो देखो ये सीधी बात है, y इक्वल टू एक्स नहीं है तो इंक्लाइन प्लेन तो नहीं होगा, ये कुछ ऐसा होगा टेढ़ा सा, है ना, कुछ ऐसा होगा ये टेढ़ा सा, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे जब यहाँ पे ब्लॉक रखा होगा, सोचो आप, तो अब मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी बनाऊं तो ऐसा ही तो कुछ होगा, सोच के देखो ब्लॉक का फ्री बॉडी कैसा होगा, यूं ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसका mg साइन थीटा आएगा और ऊपर mg cos थीटा आ जाएगा, म्यू mg cos थीटा है ना, फ्रिक्शन लिख देते हैं, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ पे mg cos थीटा, मानते हो इस बात को। तो आपको पता है कि कैन बी प्लेस विदाउट स्लिपिंग, तो आपको पता है विदाउट स्लिपिंग के लिए जो फ्रिक्शन है वो mg sin थीटा के इक्वल होना चाहिए, और फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू mg cos थीटा, ये भी आपको पता होना चाहिए, म्यू इंटू एन होता है ना, है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, tan थीटा आ रहा है यहाँ से, और tan थीटा इक्वल टू हमें पता है डिफरेंशिएशन भी होता है भाई, ये कॉन्सेप्ट कैसे समझ आया, क्योंकि देखो जब भी आपको फंक्शन दिया है तो डिफरेंशिएशन तो यूज होगा ही होगा, इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 3x स्क्वायर अपॉन 6 और म्यू कितना है बेटा 0.5, ओके, तो आंसर तो आ ही गया हमारा, ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2 1 जा 0.2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 0.2, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0.2 आ रही है क्या, एक मिनट देख लेते हैं, रुक जाओ, 3x स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है ना, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, एम जी से एम जी कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, है ना, तो x की वैल्यू 0.√2, ओके, 2/10 ऐसे कर लेते हैं इसको, 2/10 कर लेते हैं इसको, रूट ले लेते हैं, तो x की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है, x की वैल्यू 2/10 आ रही है ना, रूट में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग, ओके, तो इस हिसाब से हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई, है ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आई, ठीक है, 0.2, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसको अपन अगर y में रख दें, है ना, तो रूट बच जाएगा, लेकिन ओहो 0.5 है, ओके 0.5 है, ये 0.5 है, ठीक है, ये 0.5 है। देखो अच्छा है ना, आप देख रहे हो कि मैं कैसे पेपर अटेंड कर रहा हूँ और कौन कौन सी मिस्टेक हो सकती है, देखो मैं, लेकिन देखो मैंने चेक किया ना, किस्मत अच्छी थी कि आंसर कोई मैच नहीं कर रहा था,
तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन नहीं हुआ, नहीं तो अगर अच्छा क्वेश्चन होता तो आंसर मैच करता और हम लगा के निकल जाते। 5 2 10 1 आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया आपका, तो x इक्वल टू 1 आया तो y इक्वल टू कितना आ गया 1/6, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मासेस इतना, टू ब्लॉक्स, ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, देखते हैं। तो आपका ऐसा है तो भाई 3 kg का फ्री बॉडी बनाओ। अभी इस इंस्टेंट पे 3 kg का क्या बनेगा, देखो तो अपन इसको अगर पूरा एक माने, ठीक है, तो नीचे 3 mg हुआ और ऊपर kx, तो अभी क्या है kx इक्वल टू 3 mg है। जब अपन ये इस सिचुएशन में ना, जिस सिचुएशन में ये है बेटा, अभी जिस सिचुएशन में ये है, तो एक तरीके से यहाँ नीचे हो गया 4m, सॉरी 4m है, तो ऊपर हो गया kx, नीचे हो गया 4mg, है ना। तो kx की वैल्यू 4mg हो गई इस सिनेरियो में। अब जैसे ही आप इसको क्या करा आपने, इसको अच्छा स्ट्रिंग को कट कर दिया, तो स्ट्रिंग को कट करने के जस्ट इंस्टेंट के ऊपर क्या होगा, ऊपर 4mg लग रहा होगा क्योंकि kx लग रहा था, और नीचे उसमें क्या लगेगा, जैसे ही कट करोगे तो 1mg तो हट जाएगा। तो ये तो इसका हो गया, और mg वाले का नीचे लगा mg, और स्ट्रिंग में तो कुछ स्ट्रिंग तो हट ही गई, तो खत्म ही हो गया गेम। तो इसका तो एक्सेलरेशन सीधा mg इक्वल टू m इंटू ऐसे g आ गया, और इसका 4mg माइनस mg अपॉन 3m, इसका तो ऐसे निकालोगे ना, ज्यादा माइनस कम, तो ज्यादा माइनस कम कितना है mg अपॉन उसका मास कितना है 3m, तो g/3, तो g/3 और g, दैट इज बी ऑप्शन, g/3 एंड g देख लेना एक बार जल्दी से, कहीं पे g/3 a b, देखो कभी कभी ऐसे भी करते हैं ना, पता चला b कॉमा a पूछा, ये आंसर है, अपन ये टिक लगा दिया, ठीक है, तो वो भी आप चेक कर लिया करो। चलिए नेक्स्ट, नहीं देखो मैंने शायद नहीं ठीक किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भाई ये है, ठीक है, कुछ यहाँ पे आपका सिनेरियो ऐसा कुछ बन रहा है ये, ठीक, ए कॉमा बी का सिनेरियो आपका बन रहा है ये, ठीक है, आपसे यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है। अब आपसे क्या बोल रहा है, मैंने डायग्राम इसलिए बना लेता हूँ सो दैट एक फील आ जाती है तब तक, ठीक है। ए एंड बी ऑफ वेट 20 न्यूटन, तो इनका वेट दे दिया बेटा, ये 20 न्यूटन वेट है और इसका 100 न्यूटन वेट है, ठीक है, 20 न्यूटन और 100 न्यूटन वेट है इनका। These are being pressed against the wall F by force F, ठीक है। If the block of coefficient of between the block is इतना एंड इसके इसमें, तो इधर जो coefficient of friction है वो 0.1 है, एंड इधर जो coefficient of friction है वो 0.15 है, ठीक है। वो कितना है 0.15, द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द ब्लॉक बी, तो वॉल बी पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रही, तो इधर जरा फ्रिक्शन फोर्स पूछा, लेकिन देखो एक कॉमन सेंस है इसमें, पहले बात समझ आनी चाहिए कि भाई जो भी ये फ्रिक्शन होगा, ये देखो इसका जो मैक्सिमम, इसका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन इससे ज्यादा है, तो डेफिनेटली इधर तो ये फिर भी रुक सकता है, यहां नहीं रुक पाएगा। मतलब सोच के देखो ना, यहाँ पे ज्यादा फ्रिक्शन लग सकता है तो यहाँ पे ज्यादा एबिलिटी है रुकने की, यहाँ नहीं, तो आपको पहले इस जगह को सॉल्व करना है, इस जो है ना ये बाउंड्री, इसको सॉल्व करो फ्रिक्शन के लिए। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको पता है भाई इसको रुकने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए, अगर ए नीचे ना गिरे तो आपको पता है 20 के इक्वल होना चाहिए फ्रिक्शन, है कि नहीं। मतलब कि इसका मिनिमम फ्रिक्शन इतना होना चाहिए, है ना, मिनिमम इतना होना चाहिए। अच्छा मैक्सिमम ये कितना लग सकता है वो निकाल के देखें, तो मैक्सिमम तो हम कभी पता लगा नहीं पाएंगे, है ना, वो तो एफ पे डिपेंड करता है, लेकिन एफ की कितनी वैल्यू आ रही है ये भी देख ले, तो एफ इंटू म्यू इंटू एन आएगा ना, एफ इंटू 0.1 इज इक्वल टू, अगर मैं 20 करूं तो एफ की वैल्यू 200 न्यूटन आ रही है ना, 200 न्यूटन आ रही है, ठीक है। तो इसका तो वैसे कोई ज्यादा यूज है नहीं, है ना, क्योंकि एफ तो वेरिएबल है। तो आपको ये समझ आ गया, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो इसको देखो ये नहीं रुकेगा तो फिर ये भी नहीं रुकेगा, तो इसको रोकने के लिए 20 लगाना है। अब इसका फ्रिक्शन, अब दूसरे वाले का फ्री बॉडी बनाओ सिर्फ आप, ठीक है, बी वाले का फ्री बॉडी बनाओ बेटा। तो जब ए में हम देख रहे थे, ए नीचे आने की टेंडेंसी रखता है अपने आप, सबसे पहले ए खिसकना कोशिश करेगा, तो ए पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर, तो बी पे कहां लगेगा, नीचे। यही तो गेम है सारा का सारा, गेम ही यही है सारा का सारा, क्या आपको ये सारा का सारा गेम समझ आना चाहिए कि भाई रिलेटिव फ्रिक्शन होता है, इसमें फ्रिक्शन लगेगा ऊपर तो इसमें लगेगा नीचे, है ना, अपोजिट सर्फेसेस है ना, इसलिए, ठीक है। तो आपका F1 जो आ गया वो F प्लस mg आ गया, mg कितना है आपका 100 और ये कितना है 20, तो आपको मिनिमम जो है 120 लगाना पड़ेगा, मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा 120। कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि 100 न्यूटन में रुक जाएगा, नहीं 100 न्यूटन तो है ही, लेकिन इसका भी एक फ्रिक्शन है 20 न्यूटन जो इसको नीचे खींच रहा है, तो इतना तो मिनिमम लगाना पड़ेगा उसको, इतना तो मिनिमम लगाना पड़ेगा उसको। अच्छा अब देखो ये वैलिड आंसर है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, तो देखो इतना इसने लगाया ना, इधर लगाया ना नीचे, अब इसका फ्रिक्शन का वैल्यू चेक करो, फोर्स कितना आ रहा है, मतलब इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना देना पड़ेगा, यही तो है ना, ये भी तो चेक कर लेते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन इंटू 0.15 इज इक्वल टू कितना है 120, ठीक है, इसका 00 आ गया, ये 15 कितना आ गया 6 8 8 आ रहा है ना शायद ये,
तो 80 तो आ रहा होगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा और 3 8 जा, है ना। हाँ ठीक है, 800 आ रहा है, देखो 800 न्यूटन, 800 न्यूटन, हाँ जी 800 न्यूटन आ रहा है। तो ठीक है ना, क्या है तो मिनिमम, ये इसका मिनिमम तो 200 दे ही रहा था, तो ज्यादा ज्यादा दे सकता है जितना भी देना है, तो वैसे उससे तो सिनेरियो कुछ भी चेंज होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफ का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे ये, तो वंस फर्स्ट प्रोसेस पीवी कर्व है ना, तो फर्स्ट प्रोसेस देखो क्लियरली आइसोबैरिक दिख रही है, फर्स्ट प्रोसेस क्या दिख, सॉरी आइसोकोरिक दिख रही है फर्स्ट, और फोर्थ क्या दिख रही है, तो फर्स्ट आइसोकोरिक हो गई, फोर्थ आइसोबैरिक हो गई। पहले तो यही ऑप्शन चेक कर लो भाई, हमें तो कंपटीशन में चलना है ना। तो पी का हो गया, प्रोसेस 1 हो गया सी, है ना, और प्रोसेस एस हो गया, प्रोसेस एस हो गया बी। लो भाई एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन, टिक लगा दिया डायरेक्ट बिना चेक करे, दिमाग लगानी नहीं था ना आपको, बात समझ आ रही है। बाकी आपको पता आइसोथर्मल और एडियाबेटिक चेक करोगे तो उसमें उसका स्लोप चेक कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं पड़ी हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ब्लॉक है बेटा, पूछा कितने एक्सेलरेशन से इसको मूव करें, है ना, शोन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सो दैट इट रिमेन्स स्टेशनरी। तो बहुत ही सिंपल है यार, आपको पता है जब वेज आगे जाएगा तो इस पे सूडो लगेगा पीछे, इधर इसका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यहाँ पे mg का mg साइन थीटा आ जाएगा बेटा, एंड यहाँ पे mg का mg कॉस थीटा आ जाएगा बेटा, है ना। अच्छा, अब आपका यहाँ पे एक काम करो, आप इसको रिजॉल्व कर लो बेटा, ठीक है। तो ये आपका जब आपको पता था, है ना, रिजॉल्व भी कर लेना चाहिए, ये थीटा है तो ये 90 एनएस थीटा, तो ये थीटा आ गया, तो ये एम ए का यहाँ पे एम ए कॉस थीटा चले जाएगा, और यहाँ पे एम ए साइन थीटा चले जाएगा, ठीक है ना। अब इसको स्लिप नहीं होने देना, तो बस ये तो आ ही गया यार, इसको इसके इक्वल कर दो, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो काम डन हो जाएगा मेरे हिसाब से। फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन नहीं है भैया, फ्रिक्शन नहीं है तो बस यही हो गया, तो ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा आ रहा है हमारा, तो ए इक्वल टू जी टेन थीटा आ रहा है, एक मिनट देख लेते हैं भैया, ठीक है, ए इक्वल टू जी टेन थीटा मतलब बी डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाफ वे डाउन हम लोग हो चुके हैं ऑलरेडी। क्या बोला जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, ये है के ए के बी एंड के सी है, ठीक है। ओके, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है वो लिख लो, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इसका मतलब वी का खेल है। तो आपको क्या सिखाया गया है, आपको ये सिखाया गया है कि ग्रेविटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, इसका मतलब एम वी आर कॉन्स्टेंट होता है, इसका मतलब एम वी आर कॉन्स्टेंट होता है। आप ध्यान से समझिएगा पूरे के पूरे खेल को, एम वी आर, ठीक है। अब जिस देखो एम तो तीनों केस में सेम है, अब जिस जगह आर कम होगा, डिस्टेंस कम होगा, उधर वी बढ़ जाएगा, उधर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। सबसे कम आर किसका दिख रहा है तुम्हें, सबसे कम आर दिख रहा है ए का, उससे कम आर दिखता है बी का, और उससे कम आर दिखता है सी का, मतलब कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी ए की, उससे कम वेलोसिटी होगी बी की, उससे ज्यादा वेलोसिटी होगी सी की, मतलब इसी के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब सही ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सॉलिड स्फीयर, a solid sphere is in rolling motion, in rolling motion a body possesses kinetic and total the ratio of, यार ये तो बहुत ही सिंपल हो गया ना, देखो यही तो है पूरा पेपर में, क्या होता है यही मजा है पेपर का, कि क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होते हैं, क्वेश्चन आसान भी होते हैं। तो ट्रांसलेशन हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, और ट्रांसलेशन हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, टोटल तो नहीं है ना ये, हाँ ट्रांसलेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। हाफ से हाफ काट दो, आई की वैल्यू क्या लिख दो, क्या है सॉलिड है ना, तो 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है, तो एम से एम भी कट जाएगा, जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा को लिख दो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये आपका आ गया 5/7, दैट इज विच ऑप्शन, बी ऑप्शन, है ना। इजी डिफिकल्ट सब होंगे, 45 क्वेश्चन है, मिक्स है ना, पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलिए जी, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, आपको तो मैंने बता ही दिया कैसे करना है, आपको रुक रुक के करना है इसको, ठीक है जी। अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर फॉल्स इन द रेस्ट विस्कस लिक्विड, ठीक है जी, विस्कस लिक्विड में एक फॉल कर रहा है, हीट इज प्रोड्यूस, हाँ ठीक है, विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स ऊपर लगता है, कितना लगता है पहले लिख लो, 6 पाई ईटा आर वी, कितना लगता है 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है जी। नीचे आपका, ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन द स्फीयर अटेन्स इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, तो मान लो इसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट क्या है, तो आपको पता है जो फ्रिक्शनल वर्क है वही हीट में जा रहा होगा, है ना। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट मतलब पावर निकालना है एक तरीके से, पावर ही तो होता है ना डी क्यू बाई डी टी,
एंड उसकी वैल्यू क्या होती है, एफ डॉट वी भी होती है, एफ डॉट वी भी होती है, तो एफ ऊपर वी नीचे, तो एफ डॉट वी कॉस 180 से -1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पावर निकाल देता हूं मैं आपके लिए। फोर्स कितना आ गया, 6 पाई ईटा आर वी इंटू वी इंटू कॉस 180, तो -1 है, वो नेगेटिव है तो फ्रिक्शन कारण दिखा रहा है। अब वी स्क्वायर आ गया, अब वी की वैल्यू क्या आती है, 6 पाई ईटा आर, अब वी की वैल्यू क्या आती है, 2/9 आर स्क्वायर जी रो बॉडी माइनस रो लिक्विड अपॉन ईटा एल, सॉरी 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन इंटू रो बॉडी माइनस रो लिक्विड अपॉन ईटा, बस इतना ही आएगा, एल नहीं आएगा, है ना। ठीक है, तो इधर देखो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, आर की पावर 4 ही होगा और एक आ रही है आर की पावर 5, कहाँ है भैया आर की पावर 5, ये ऑप्शन में। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड द सेकंड वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a। ठीक है, ओके। If the length of the first wire is increased by delta n on applying the force F, how much force is needed to stretch the second wire by same amount। अच्छा, डेल्टा एल सेम कर दो तो भाई दोनों का, और वायर सेम है तो यंग्स मॉडुलस भी सेम होंगे, तो डेल्टा एल का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एल का फॉर्मूला आता है एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन यंग्स मॉडुलस, एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन यंग्स मॉडुलस। इसको एरिया सेकेंड वायरस क्वेश्चन, तो इसको F1 F2 L1, ये 2 2 2 और ये Y से Y कट गया। ठीक है, F1 कितना है, F1 तो F है भैया, L1 कितना है, L1 इज डेल्टा L। अच्छा, L1 कितना है, टू वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम तो इसको भी एक काम करो, चेंज करो, कैसे चेंज करो, लेंथ को वॉल्यूम अपॉन एरिया लिखो, है ना, सो दैट ये ए स्क्वायर हो जाए। ठीक है, एंड ये भी F2 इंटू वॉल्यूम अपॉन एरिया लिखो, तो ये भी A2 का स्क्वायर हो जाए, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम सेम है। ठीक है, तो F2 आपका आ गया A2 का स्क्वायर, अब A2 का स्क्वायर कितना हो गया, 9a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू F, तो 9 टाइम्स F आ गया, मतलब सी ऑप्शन, मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sample of 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100, याद रखना तुम्हें भी करना है 1 घंटे में। ठीक है, तुम्हें भी करना है भैया 1 घंटे में। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी रखा हुआ है, नॉर्मल प्रेशर पे रखा हुआ है। ठीक है, रिक्वायर्स 54 कैलोरी, तो 54 कैलोरी की बेटा इसको चाहिए हीट टू कन्वर्ट इनटू स्टीम, स्टीम में कन्वर्ट होने में इसको इतनी कैलोरी की हीट चाहिए। ठीक है, एट 100 डिग्री, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हीट दे दी इसने, अब देखो यही गेम कर दिया इसने थोड़ा सा ना, और ये नीट में आया क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हवाइयां उड़ सकती हैं आपकी। देखो आप, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सैंपल इज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहे हैं, देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो पहले तो इंटरनल एनर्जी का आपको क्या फॉर्मूला पता है, एक NFR डेल्टा T/2 या फिर एक Q माइनस W, दो ही तो फॉर्मूले पता है ना। अब Q तो दिख रहा है यहाँ पे, Q तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, Q देखो ये 54 कैलोरी, तो इसको जूल में कर लो, तो 4.2 का मल्टीप्लाई कर लो माइनस, अब वर्क डन निकालना है। अब आप सोचोगे यार वर्क कैसे होता है, बिल्कुल वर्क होता है बेटा, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, याद रखना इसको मैं स्पेशल क्वेश्चन नाम दूंगा। कैसे वर्क होता है, देखो आप बेटा, वॉल्यूम एक्सपांड हो रही है ना, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या आएगा, P डेल्टा V। अब आप बोलेंगे सर कैसे, देखते हैं, निकाल के चेक कर लेते हैं। तो V इनिशियल पानी की वॉल्यूम निकालते हैं अपन, क्या होती है, डेंस मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी अपॉन मास होनी चाहिए ना, सॉरी डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन डेंसिटी होनी चाहिए वॉल्यूम, है ना। तो मास 0.1 ग्राम है, अपॉन इसको भी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कर दो। ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कर दो इसको भी, तो ये कितना हो गया, ये भी 0.1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब देखो ध्यान से, ये है पहले कितनी थी, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब थी, अब कितनी हो गई, अब बढ़ गई। ओहो, बढ़ गई वॉल्यूम, मतलब पॉजिटिव वर्क ही होगा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो प्रेशर कितना है, प्रेशर है 1.013 इंटू 10⁵ इंटू फाइनल वॉल्यूम कितनी है 167.1 माइनस 0.1, है ना। तो 167 का मल्टीप्लाई कर दो, ये तो आंसर ही आ गया यार अपना। 54 इंटू 4.2 करें, 54 इंटू 42 करते हैं जल्दी से, 4 2 8, 5 2 10, 4 4 16, 5 4 20, 21, 8 6 2 2 2 2 6 8 ही आई, तो 2 2 6.8 में से इतना माइनस करना है भैया। ठीक है जी, इतना माइनस करना है, मतलब ये इतना जो माइनस होगा ना, ये एक बात। अच्छा, एक और बात याद रखना, ये सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ 10⁻⁻6 भी आएगा भैया। ठीक है, 10⁻2 का, तो ये तो कैंसिल हो गया भाई, 10⁻1 -1 बच गया ये।
अब इसमें देखो 1 का क्या मल्टीप्लाई करोगे, 16 ही मान लो इसको, है ना, 16 ही मान लो, इसमें 16 का मल्टीप्लाई माइनस कर दो, कितना आ रहा है ये भैया, तो ये 210 के आसपास आ रहा है ना। हाँ तो 208 हो गया, मतलब वही रफ कैलकुलेशन हो गया, हमें कौन सा एग्जैक्ट आंसर निकालना है, देखो कोई आसपास आंसर भी नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर रोल्स ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। तो एक इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, इस पे एक सॉलिड सिलेंडर रोल अप कर रहा है, ठीक है, ऐसे घूम के ऊपर रोल अप कर रहा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो कहीं पहुंच गया वो, ठीक है, पहुंच कर रुक गया, तो आपको ये हाइट निकालनी है, देखो लिखा है ना यहाँ पे मैक्सिमम हाइट। मैं साथ साथ पढ़ लेता हूँ बेटा क्वेश्चन को ना, साथ साथ पढ़ने की, देखो अब वो इतना कर लिया ना कि क्वेश्चन पढ़ने की आदत पड़ गई है। आपके साथ रहता तो मैं एक लाइन पढ़ता, लेकिन अपना खुद रहता हूँ तो डायरेक्ट डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब ये घूम रहा है तो रोलिंग कर रहा है, रोलिंग का मतलब इसका इनिशियल एनर्जी कौन सी है, रोलिंग, मतलब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों है कि नहीं। और वो किस में कन्वर्ट हो रही है, टोटल mgh में कन्वर्ट हो जा रही है। रोटेशन कितना है आपका, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ट्रांसलेशन कितना है आपका, हाफ एम वी स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना है, mgh। आई गेस आपका h मिल गया एक बार आपको, तो ये टोटल डिस्टेंस भी निकाल लोगे भाई, यही तो पूछा है शायद। क्या पूछा है देखना जरा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो पूछा, यही पूछता ही है ना यार, वो आइडिया ही होना चाहिए आपको कि पूछता ही वो यही है। तो h इज इक्वल टू आ गया, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, हाफ, तो हाफ रहने दो, आई की वैल्यू रख दो, सॉलिड सिलेंडर है एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस हाफ इंटू एम, एम से एम काट दो, है ना, एम से एम कैंसिल हो गया, और नीचे जी ले आना, ठीक है, हाफ इंटू वी स्क्वायर अपॉन जी, ये आपका आंसर है बेटा। मतलब आंसर ये नहीं है, इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं आपके लिए जल्दी से। रेडियस कितनी है, 0.50 है ना, तो 1/100, तो 0.5 मीटर हो गई, 0.5 मतलब 0.25, ठीक है, मीटर कर लेना चाहिए, अपॉन 2 प्लस हाफ इंटू वी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4×16, ठीक है। 1 मिनट रुकना जरा, 1 मिनट रुकना जरा आप लोग, ओमेगा स्क्वायर, अच्छा ओमेगा स्क्वायर कहाँ गया भाई, अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुकना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे बेटा ओमेगा भी होगा, ये क्या कर दिया हमने, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम से एम तो कट गया था, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर भी तो होगा, तो ये वी स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको सीधे सीधे, तो इसको तो रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। h इज इक्वल टू आ गया 1/4 इंटू वी इक्वल टू आर ओमेगा होता, तो वी स्क्वायर ये 16 हो गया, प्लस 16/2 हो गया, अपॉन 10 हो गया, ये आ गया 4, और ये आ गया 8, 8 4 12, 1.2, तो 1.2 मीटर तो परपेंडिकुलर आया, ठीक है, तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई, इसका डबल, 2.4 मीटर। देख रहे हो कितना धांसू क्वेश्चन था भाई। कमेंट में मेरे को बताना यार, मजा आ रहा हो अगर मेरे पेपर अटेम्प्टिंग को देख के आपको, और आपको साथ में आंसर्स अपने बताने हैं मुझे कि भाई आउट ऑफ 45 आपसे कितने बने, ठीक है, समझ आ रही है ना बात। तो उस तरीके से ही करना, सेशन को जल्दी से देख भी लोगे, पेपर भी अटेम्प्ट हो जाएगा डेडिकेटेडली। देखो एक दिन का अपना गैप हुआ तो आपको तो करना ऐसा ही है, ठीक है, दिन में निपटा लेना इसको सही तरीके से। चलो ये आपका हो गया एंगुलर फ्रिंज, एंगुलर विड्थ ऑफ अ सेंट्रल मैक्सिमा इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन इज इतना, तो डिफ्रैक्शन है यार, फ्रॉनहोफर सब छोड़ो, देखो डिफ्रैक्शन है बेसिकली, उसमें सेंट्रल ब्राइट का जो ये है थीटा नॉट, अच्छा ये पूरा थीटा नॉट है ना, पूरा का पूरा, ये किस लैम्डा के लिए, 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए, ठीक है ना, ठीक है जी। अनदर मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उसकी एंगुलर विड्थ, अच्छा उसकी एंगुलर विड्थ डिक्रीज करी है, ठीक है, अच्छा एंगुलर विड्थ मतलब ये जो है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो हमें क्या पता है, देखो हमें ये पता है कि इतना डिस्टेंस लैम्डा बाई डी होता है ना, इतना एंगल आपको पता है, एंगुलर पोजीशन पहले की लैम्डा बाई डी होती है, तो ये पूरी 2 लैम्डा बाई डी आ गई, मतलब जो थीटा नॉट है वो आ गया 2 लैम्डा बाई डी, ठीक है। डी यहाँ पे याद रखना, फ्रॉनहोफर के उसकी साइज होती है, ठीक है, लेंस की, ठीक। अच्छा और दूसरे में जो थीटा नॉट है वो 30% डिक्रीजेस बाय 30%, तो 70% बचा वो इस थीटा नॉट का, है ना, और उसमें लैम्डा चेंज हो गई, इसको 2 लैम्डा 1/d कर दो, डिवाइड मार दो, ये तो बहुत ही सिंपल था, 0.7 आ गया ये, इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा 1। तो आपका लैम्डा 1 जो आ गया बेटा वो कितना आ गया, 0.7 लैम्डा, और लैम्डा कितना है बेटा आपका 6000, तो ये 6 7 जा 42 हो गया, तो 4200 आ गया आपका आंसर, तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया। देखो बात समझ आ रही है, चलिए जी
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देख रहे हो कहां से कहां क्वेश्चन जंप कर रहे हैं और मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा क्योंकि सिलेबस पे पूरी पकड़ है ना। अपना अपना दिमाग स्विच करना ही तो टैलेंट है, और क्या है टैलेंट, यही तो है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर में स्विच करना। तो ऑर्गन पाइप जो बोलता है मैं वो दिमाग में व्यंजन करता हूं, उसको बना लेता हूं, है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब मुझे पता है भाई पहली वाली जो वेव बनेगी, ठीक है जी। और थर्ड हार्मोनिक किसका, क्लोज्ड का। चलो जी क्लोज बना लेते हैं। क्लोज में क्या होगा बेटा, क्लोज्ड में आपका ये क्लोज्ड हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये आपका ये हुआ, ये आपका ये हुआ, है ना। अब इसमें थर्ड हार्मोनिक याद रखना, तो इसमें थर्ड हार्मोनिक यही हो जाता है। क्यों ये हो जाता है देखो मैं बताता हूं आपको। ये हुआ फर्स्ट, है ना, अगर यहां से ओपन होता तो। अब इसको रिपीट करो तो ये ऐसे और ये ऐसे ही तो होगा। अब इसमें थर्ड हार्मोनिक हो ही चुका है देखो, क्योंकि ये 3 बार रिपीट कर चुका है अपने आप को, 1 बार 2 बार 3 बार। जैसा ये एक था देखो, जो इनिशियल था उसका 3 टाइम हो गया ना, तो ऑलरेडी थर्ड हार्मोनिक हो चुका है ये। क्या पूछा जा रहा है, लेंथ ऑफ ओपन पाइप। अच्छा क्लोज्ड पाइप की दे दी थी आपको, क्लोज्ड पाइप की 20 सेंटीमीटर दे दी लेंथ। और क्या सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। तो बहुत ही सिंपल है यार, देखो न्यू वन न्यू ओपन इज इक्वल टू न्यू क्लोज्ड, ठीक है। ओपन के लिए बस आपको ये रखना है कि v अपॉन ये क्या होता है, न्यू इक्वल टू वी बाय लैम्डा होता है। तो इसको लैम्डा ओपन लिखो और इसको वी बाय लैम्डा क्लोज लिखो, ये कट गया, ठीक है। अब हमको पता है कि यहाँ पे मैं लेंथ से खेल बताता हूँ आपको। तो ये एल ओपन है मान लो, तो यहाँ पे कितना लैम्डा है बताओ, ये लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पे एल नॉट की जो वैल्यू होगी, जो भी लेंथ की वैल्यू होगी, वो कितनी आएगी, लैम्डा बाय 4 आएगी। मानते हो इस बात को, वो कितनी आएगी, लैम्डा बाय 4 आएगी। बिल्कुल सही बात है। एंड अच्छा, तो लैम्डा नॉट बाय 4 एंड यहाँ पे कितनी आ जाएगी बेटा, एल की वैल्यू, इसको एल सी लिख देते हैं अपन। ये आ जाएगा आपका 3 लैम्डा बाय 4, है ना, लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 3 लैम्डा बाय 4। ये बात समझ आ रही है। अच्छा रुक जाओ, ये लैम्डा बाय 2 आएगा बेटा, है ना। लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 कितना हुआ, लैम्डा बाय 2 हो गया। तो यहां से आप एल नॉट की वैल्यू रख दो, कितनी आ जाएगी एल नॉट की वैल्यू। तो आपको निकालने का लेंथ ही तो निकालना, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू रखो, तो 2 एल नॉट आ गया। तो ये गया 1/2 एल नॉट इज इक्वल टू, यहां से लैम्डा की वैल्यू रखो 1/4 एल सी बाय 3, कुछ ऐसा आ गया ना। बस आपका हो गया, एल ओपन निकालना था ना आपको, तो एल ओपन आ गया आपका 4 एल सी बाय 3 इंटू 2, 2 2 जा। तो ये एल कितना दिया है आपको, 20 दिया है, तो 40/3 आ जाएगा। 40/3 कितना आएगा, 13.33, दैट इज सी ऑप्शन। बात समझ आ रही है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग फ्रॉम अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो देखो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है ना, उससे कोई चीज तभी एस्केप कर सकती है जब वो एस्केप वेलोसिटी से निकलेगी, है कि नहीं। और एस्केप वेलोसिटी अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब जो गैसेस की स्पीड है, अब कौन सी स्पीड, तो गैसेस की सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पीड हमारे लिए वो होती है आरएमएस स्पीड, क्योंकि यही उसकी एक तरीके से रियलिस्टिक एवरेज स्पीड देती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 बाई कैपिटल एम या फिर √3 KT बाय स्मॉल एम। याद रखिएगा जब के आता है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल का मास आता है, एल्स वहां पे मोलर मास आता है जब आपका आर होता है। तो ठीक है, इसको अगर ये अगर इसके इक्वल हो गया तो काम डन हो जाएगा। मतलब √3 KT बाई स्मॉल एम इज इक्वल टू आपका 11.2 हो जाएगा। तो काम आपका डन हो जाएगा। इंटू 10⁻³ कर लो, स्क्वायर करना पड़ेगा आपको मेरे हिसाब से 3 इंटू 1.38। वैसे मैं आपके लिए कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ, वैसे मुझे करना नहीं चाहिए क्योंकि आपके लिए है ये क्वेश्चंस, बट ठीक है मैं कर देता हूँ आपके लिए भी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ कर देता हूँ बेटा। ये आप तो आप इस कैलकुलेशन को कर लोगे ना, आप इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। इसका आंसर मैं निकालूं क्या रफली, चलो मैं निकाल देता हूं। तो 11.2 इंटू 11.2 इंटू 10⁶, ठीक है, अपॉन ये हो गया आपका क्या निकालना, टेम्परेचर ही तो निकालना है, हाँ। इंटू हो गया मास 2.76 इंटू 10⁻26, ओहो, इंटू 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा भाई, मैं इसको सीधे 13 दूनी 26 बोलूंगा मैं तो, ठीक है, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। बस अब काम डन हो गया, मेरा आंसर आने वाला है। देखो 11.2 11 11 जो होता है 121, तो ये 121 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 125 मान लेता हूँ इसको, है ना, रफली आंसर निकल ही जाना है मेरा। अपॉन 3 कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 5 2 1 जा 2 3, ये आ जाएगा 3 8 जा 24, 8.3। देखो तो मेरे को यार, आप समझो दिस इज व्हाट कंपटीशन इज। आपको यार कोई एग्जैक्ट आंसर थोड़ी निकालना है, देखो कितने अलग अलग आंसर थे। रफ रफ कैलकुलेशन मार दी मैंने, 13 दूनी 26 मारा सीधे सीधे,
11 का 121 होता है, उससे थोड़ा ज्यादा माना, रफली मैटर नहीं करता। 2 से मल्टीप्लाई किया 250 हुआ, 250/3 आ गया। देखो आंसर ही चेक हो गया यार, आप समझ रहे हैं, आंसर ही आपका चेक हो गया। बात समझ आ रही है नहीं आ रही भैया? आ रही होगी, आई होप आपको बात है ना समझ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कहता है 3 ऑब्जेक्ट्स, ए सॉलिड स्फीयर, बी थिन डिस्क एंड, ठीक है, तीनों रोटेट कर रहे हैं, दिख रहा है सेम एंगुलर स्पीड से दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। किस में वर्क लगेगा ज्यादा? तो आपको पता है जब इसकी, भाई अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी है तो उसको रोकना पड़ेगा, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो बेसिकली माइनस ऑफ के इनिशियल होगा, एक्सटर्नल होगा तो वो माइनस होगा, डज नॉट मैटर। वैसे तो आपको ये समझ आया कि जो वर्क का मैग्नीट्यूड है एक तरीके से, मतलब मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा बस, है ना, ये हमें समझ आ गया क्योंकि फाइनल 0 हो जाएगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जिसकी ज्यादा होगी उसका वर्क ज्यादा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो एंगुलर स्पीड सेम है, इसमें गेम है थोड़ा सा, एंगुलर स्पीड सेम है तो इसको v को बेटा चेंज करो, है ना। एक काम करो, एंगुलर स्पीड सेम है ना, तो आप अच्छा ठीक है इसको चेंज कर लो ना, तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाफ एम, ठीक है, इनटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन v इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो k इक्वल टू आ गया हाफ कॉमन आपका m कॉमन, ठीक है, दोनों से, क्योंकि i की वैल्यू में k स्क्वायर रख दूंगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर दोनों से कॉमन, i की वैल्यू m k स्क्वायर रख के यहाँ k स्क्वायर आ गया और प्लस r स्क्वायर आ गया, तो गेम अब सारा k स्क्वायर का बचा, जिसका k स्क्वायर सबसे ज्यादा होगा। तो आपको पता है सबसे ज्यादा k स्क्वायर इसमें रिंग का होता है k स्क्वायर 1, रिंग के लिए k स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, सॉलिड स्फीयर के लिए k स्क्वायर होता है 2/5 r स्क्वायर, और थिन डिस्क के लिए, है ना, थिन डिस्क के लिए होता है 1/2। तो इसमें सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से रिंग का है, तो रिंग की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हुई, रिंग की सबसे ज्यादा हुई तो उसमें सबसे ज्यादा वर्क लगेगा, उसके बाद 0.5, उसके बाद 0.4, मतलब कि ये आ जाएगा रिंग, डिस्क और सॉलिड स्फीयर, मतलब कि CBA, मतलब कि सी ऑप्शन। बात समझ आ रही है आपको? कमेंट में मैं आई होप आपके आंसर आ रहे हो और आप मुझे बताएंगे कि 45 में से कितने सही हुए हैं आपके, तभी मजा आएगा बेटा क्वेश्चंस करने में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी और एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ फेंका वी नॉट आई कैप में, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली आता है इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स उल्टी, नहीं इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तो राइट में ही लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में, तो इलेक्ट्रॉन पे तो राइट में ही फोर्स लगेगा, कितना लगेगा Q इंटू ई। अब देखें कोई क्या हमें फोर्स का कोई यूज है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है फाइनल। अच्छा इनिशियल डी ब्रोगली में लैम्डा नॉट दे रखी है, टी इक्वल टू 0 पे लैम्डा नॉट है, ठीक है, तो टी इक्वल टू टी पे निकालना है, तो आपको पता है यार लैम्डा की वैल्यू टी इक्वल टू टी पे क्या होगी, एच अपॉन एम इंटू वी टी, एट दैट इंस्टेंट की वी वेलोसिटी रख दो, और v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी। अब u कितना है, वो तो जीरो ही है, नहीं v नॉट है u, प्लस a कितना आएगा क्यू ई बाई एम, है ना, क्यू ई बाई एम इंटू टी, ठीक है, इनटू टी। यहाँ पे मैंने नेगेटिव पॉजिटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं डायरेक्शन ले चुका हूँ, ठीक है जी। बस आप रख दो, आपका आंसर आ गया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन वी नॉट, कॉमन निकाल लो, ठीक है, और m तो कॉमन है ही, और v में से वी नॉट कॉमन निकाला मैंने, तो यह जाएगा 1 प्लस क्यू ई बाई एम वी नॉट इंटू टी, ये इसलिए कॉमन निकाला क्योंकि इसको मैं लैम्डा नॉट लिख दूंगा, तो ये लैम्डा नॉट अपन इतना आ गया, मतलब कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए जी देखो कितनी तेज है, हम कितनी आगे बढ़ गए हैं, आई होप मैंने काफी कम टाइम लिया, मतलब आपसे बात करने में टाइम लग रहा है, बात ना करूं तो ये तो मैं ऐसे ही उड़ा दूंगा। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मतलब आपको भी ऐसे ही उड़ाना सीखना है ना बेटा, इसलिए मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ इस तरीके से। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, आपसे बोला जाता है, आपको पता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, कुछ ऐसा, ये यहाँ पे आपकी होती लिमिटिंग पॉइंट, ये होता है आपका फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है ना, यहीं कहीं बॉडी फ्रैक्चर करेगी, तो बोल क्या रहा है एक्स जो है, इट इज ऑब्जर्व दैट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट एंड द फ्रैक्चर पॉइंट आर क्लोज टू ईच अदर फॉर एक्स, तो ये बहुत क्लोज, ये क्लोज का मतलब क्या होता है कि ये जल्दी से अल्टीमेट पॉइंट के बाद टूटने वाली है, मतलब ये ब्रिटल है नेचर में, ये यहीं से समझ आ जाता है ना, जल्दी टूटने वाली है। और वाई वाला क्या है, वाई में अपार्ट है तो जल्दी नहीं टूटेगा, मतलब ब्रिटर, और दूसरा जो जल्दी नहीं टूटेगा वो भैया वायर बन सकता है, डक्टाइल। ब्रिटल मतलब जिसका चूर्ण बन जाता है, पाउडर बन जाता है, जो जल्दी टूट जाता है ना, जिसके मॉलिक्यूल का बॉन्ड जल्दी टूटता है, ब्रिटल और डक्टाइल, तो मतलब बी ऑप्शन हो गया।
चलिए जी, ऑब्जेक्ट फ्लाइंग विद अ वेलोसिटी, तो एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी दे दी है बेटा, कितनी दे दी है आपको, 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप माइनस 12 के कैप, है ना। आपका काम क्या है, आपका काम है खट से क्वेश्चन को रोक के करना सॉल्व, ठीक है जी। ब्रेक कर गए, जब भी बॉम्ब फटता है तो क्या लगता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग जाता है। तो मास इनटू, अब मास पहले इनिशियल मास m है, ठीक है, इनटू वेलोसिटी 20 आई प्लस 25 जे माइनस 12 के इज इक्वल टू किस में फटा है, 1:5 में फटा। तो मान लेते हैं ये हो गया 1/5 m, है ना। समझ आया ना, 1/5 m क्यों किया मैंने, क्योंकि उसका एक पार्ट ले लिया बेटा, 6 का, 6 में से एक लेना है, 6 पार्ट है ना टोटल। इनटू ये आ जाएगा स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ, तो ये स्मॉलर मास की वेलोसिटी यही है 100 आई प्लस 35 जे प्लस 8 के प्लस बिगर मास कितना जाएगा 5/6 इंटू वी वेक्टर लिख लेते हैं इसको, वी वेक्टर निकालना है आपको, है ना। तो मास से मास कट गया भैया, यहाँ भी एक मास होगा, मास से मास कट गया तो ये ऑप्शन आ ही गया आपका। तो 6 का एलसीएम ले लो, एक काम करो इंटू 6 कर दो यहाँ पे, है ना। तो 120 माइनस 100 अपॉन 5, 120 माइनस 100 हो गया आपका 20 अपॉन 5 इस 4, 4 वाला ऑप्शन है भाई। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने चेक करके निकाल लिया, मेरा ऑप्शन आ चुका है ऑलरेडी। समझ आ गई बात कैसे, खट से मैंने देख लिया ना, एक्स कॉम्पोनेंट कंपेयर कर लिया। ऑब्जेक्ट केप्ट इन लार्ज रूम, एयर टेम्परेचर 25, ठीक है जी, ओके। उफ, यहाँ का टेम्परेचर आपका 25 डिग्री है, ओके। 12 मिनट टू कूल फ्रॉम 80 टू 70, ठीक है। तो आपको पता है ना डेल्टा टी, पता है ना, अपॉन टी इज इक्वल टू के T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस टी सराउंडिंग, यही होता है कि नहीं होता, बताओ आप, याद है ये कि नहीं है याद। रेट ऑफ चेंज ऑफ कूल ऑफ टेम्परेचर इज बेसिकली के टी बॉडी माइनस टी सराउंडिंग, लेकिन टी बॉडी क्या होता है आपका, टी बॉडी इज ऑलवेज एवरेज ऑफ बोथ द टेम्परेचर। तो ये आ जाएगा आपका 80 टू 70 10 अपॉन 12 मिनट इज इक्वल टू के की वैल्यू कभी मत रखना, 8 7 15, दैट इज 150 अपॉन 2 इज 75 माइनस 25, और दिस इज 70 टू 60 अगेन 10 इंटू एक्स मिनट इज इक्वल टू के 7 प्लस 60 इज 30, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है ना ये, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो 6 6 12 13, 130 अपॉन 2 इज हाउ मच, 67.5 माइनस 25, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7.5 120 नहीं, रुक जाओ, 130 अपॉन 2 था, तो 2 6 12 2 5 65। देखो खुद पता चल जाता ना कुछ गलती हो रही है, तो बस अब डिवाइड कर दो यार। तो ये आ जाएगा x अपॉन 12 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 50 अपॉन 40, ओके। 5/4, 4 3 12, 5 3 15 मिनट, दैट इज डी ऑप्शन। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, आई होप आपको काफी मजा आ रहा हो। और बेटा आपके अब 90 क्वेश्चन हो गए हैं आज, 90 क्वेश्चंस हो गए हैं आज आपके, इसमें से फंसेगा पेपर, अच्छे से कर लो। मैं आपको बोल रहा हूँ, मजाक में ले रहा हो तो जो आपकी इच्छा हो, लेकिन बेटा कर लो, रोगे नहीं, बस बहुत मजा आने वाला है। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एलिवेटर, तो एक एलिवेटर है, ठीक है, उस पर एक पर्सन खड़ा हुआ है। ड्रॉप्स अ कॉइन, उसने कॉइन को ड्रॉप किया, ठीक है। एलिवेटर कैसे रीचेस फ्लोर इन टाइम t1, अच्छा जब एलिवेटर रेस्ट पे है, जब उसकी वेलोसिटी 0 है तो उसको टाइम कितना लगा t1, ठीक है। जब एलिवेटर मूविंग यूनिफॉर्मली मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो टाइम लगा t2, है ना, उसी को मिलने में। तो यार t1 इक्वल टू t2 होगा ना, सिंपल है यार। टाइम में जब तक चेंज नहीं आएगा, जब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा, सूडो फोर्स नहीं लगेगा, चीजें चेंज नहीं होंगी। समझ आ रही है ना बात। इसकी वेलोसिटी भी अगर v है तो इसको भी तो इनिशियल v मिल जाएगी, तो उसका रिलेटिव तो कैंसिल हो जाएगा v का इफेक्ट, तो टाइम क्या होगा, सेम होगा। बात समझ आ रही है, देखो इनिशियल टाइम भी होगा √2h/g, है ना। और जब फाइनल टाइम, इसका टाइम देखोगे, जब ये तो मैंने इसका तो समझ आ ही रहा है, √2h/g नॉर्मल हो गया जब वो चल नहीं रही। जब वो चल रही होगी तो इनिशियल इनकी रिलेटिव कितनी हो जाएगी, इसको जैसे ये फ्रेम से बाहर आएगा तो इसको भी u मिलेगा, जो भी इसका लिफ्ट का है, और u लिफ्ट का भी है, तो u रिलेटिव तो 0 हो गया। s इज इक्वल टू u रिलेटिव, तो 0 इंटू हाफ GT², देखो फिर वहीं पहुंच गए हम, पहुंच गए ना 2h/g पे। तो याद रखना, जब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा तब तक कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चलिए जी, 7 8 क्वेश्चन बचते हैं हमारे। तो ये कुछ ऐसा है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, लेकिन दैट इज हाउ इट इज। पेपर में डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता ना, सब कुछ होता है। देखो आपको मजा भी आया होगा आज सेशन देख के कि यार बड़े बेहतरीन क्वेश्चन थे आज। रो जी एच, तो रो जी एच कितना है भैया, डेंसिटी ऑफ वाटर है इतना, इंटू जी
ठीक है, ये हो गया 20 इंटू रो इंटू एच इज हाउ मच इज जी। अच्छा 10 से 10 कट गया यार, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट ठीक है, दो चार क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल भी आते हैं ना आपके लिए। तो ये 7.5 आ गया, 75 750 हो गया। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे अभी तक। तो क्या बोला जा रहा है, देखिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 500 ग्राम टेक्स प्लेस, ठीक है। देखो ग्राफ देखो पहले, एफ एक्स है मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो इसका एरिया हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देगा, वर्क देगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी एट, अब वेलोसिटी पूछ लो, खेल खत्म हो गया। तो यहां तक का एरिया निकाल लो पहले, पहले क्या करो आप, यहां तक का एरिया निकाल लो ना भाई, यहां तक एरिया निकाल लो। तो कितना एरिया आएगा, वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का देख लेना। इनिशियल कुछ काइनेटिक एनर्जी ना हो, इनिशियल क्या है काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल नहीं दी तो अपन जीरो बोल देंगे, ठीक है, नहीं रेस्ट पे है बोल दिया। तो एफ मतलब एरिया, एफ डॉट डी एक्स जो कि एरिया से आएगा, विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। तो ये कितना आ गया आपका, देखो 20 इंटू 5 हो गया आपका 100, प्लस 3 इंटू 5 हो गया 15, इज इक्वल टू हाफ इंटू 1/2 kg इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया ये 115, 115 ही हुआ ना, 20 इंटू 5 और 3 इंटू 10। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट x इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 12। ठीक है ना, ठीक है, विल बी रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ नियरली, है ना। देखते हैं कितना आता है। तो 115, तो 15 चौके 60 और 460 का वी स्क्वायर। 460 कैसे आ गया ना ये, रुक जाओ जरा। 24, 20.6, 20.6 और 24 है ना। एक्चुअली आपको लग रहा होगा मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ लाइव आपका, मैं ये देख रहा हूँ कि नेट आया कि नहीं आया। तो देखो नेट अभी भी नहीं चल रहा है शायद, चलने लगा क्या नेट, देखो नहीं चल रहा है आप, नो, नो नेटवर्क आ रहा है पहले वाले का। वही चेक कर रहा हूँ कि लाइव ले लूँ क्या अभी भी। अभी आप टाइम भी देखो लाइव कितना हो रहा है, ये देखो अब 10:49 हो रहा है, 10:49 जस्ट आफ्टर दिस सेशन। मैं इसे रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ आपके लिए। हाँ जी, तो कुछ यहाँ पे कुछ इशू हुआ क्या, एक मिनट देख लेते हैं यार। कुछ इशू लग रहा है मेरे को, हाफ इंटू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 115 इंटू 4, ये आना चाहिए आपका 460 ही आना चाहिए यार। 23 इंटू 23 कितना होगा, 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6, 2 2 4, ये तो ऊपर हो गया यार, 18 भी नहीं आ रहा है। एक मिनट, इनिशियल कितना है भैया, द वेलोसिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 20 है, ये 5 है, 100 है, और 10 है यार ये, ओके ये 10 है, 10 3 30 आएगा ये, 130 आएगा ये, 130 आएगा, मतलब कि ये चार, सीधे इसको वही कर लो, और ये 12 12 या 144 होता है, तो 11.5 कर लो इसको, और क्या, ये ऐसे ही लग रहा है मेरे को। तो 23 के आसपास जाना चाहिए ये। तो ये ऑप्शन अच्छा अभी तो नहीं आ सकता, नियरली 23 है ना, नियरली 23 आएगा। अब दूसरा भी करना पड़ेगा, तो अब उसमें ये सारा एरिया निकाल दो, तो इतना तो हो ही गया 130, है ना। 130 में से इतना माइनस करना पड़ेगा आपको। अब ये इसने जो बना दिया है रैंडम, इसका एरिया निकाल लेना। आई होप आप इसका एरिया निकाल लोगे आराम से, है ना। और इसमें इसका ऐड करो पहले, चलो मैं इसका ऐड करता हूँ पहले। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 20, तो 130 प्लस 20 एक 150 हो गया, 150। और ये रफली कितना आएगा, ये रफली आएगा 25, 25 मैं रफली निकाल लेते हैं ना। तो ये 25 इंटू 2 50, तो 150 माइनस 50 है 100, 100 इंटू 2 इज 100 इंटू 2 नहीं, 100 इंटू 4 420। तो 23 और 20 वाला ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। अब आप खुद कैलकुलेट करके देखना कि ये सही है कि नहीं, है बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, मैंने रफली कैलकुलेशन करी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 39th क्वेश्चन। 39th क्वेश्चन में कह रहा है देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन केप्ट एन एंगल 60 डिग्री। तो जो इंक्लाइंड प्लेन है वो 60 डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें ये नहीं बोला गया है कि वो बॉल शॉट हुई है 60 डिग्री पे, है ना, आपका इंक्लाइंड प्लेन 60 डिग्री पे रखा गया है, तो हम मानेंगे कि बॉल कुछ इस तरीके से शॉट कर रही हो, क्योंकि बेटा एंगल नहीं पता, एंगल नहीं पता होगा तो आप, और पता है इंक्लाइंड प्लेन में एंगल वाला कॉन्सेप्ट ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, और दिया ही नहीं एंगल तो कभी रिलेट ही नहीं कर पाओगे। तो मानो कि ऐसे है, तो ये मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाती है, ये x1 तक जाती है, ठीक है।
जब यही 30 कर देते तो x2 जग जाती, तो बहुत ही सिंपल हो गया यार, है ना। सेम इनिशियल वेलोसिटी, तो u सेम है। अब पहले वाले केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो था g sin 60, तो g√3/2 होगा। दूसरे वाले केस में g sin 30 होगा, है ना, नीचे की तरफ, तो g/2 आएगा। डिस्प्लेसमेंट पहले में आएगी v² माइनस यू स्क्वायर से कर लो, है ना, तो v² माइनस यू स्क्वायर, u कितना है दोनों का, u² ही है, इज इक्वल टू 2 इंटू g√3/2 x1। ठीक है, दूसरे में भी करो v² माइनस यू स्क्वायर, एक्चुअली ये तो दोनों का ही सेम है ना, v भी दोनों के 0 है और u भी दोनों की सेम है, इज इक्वल टू 2g/2 इंटू x2। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2g से 2g कट गया, /2 से /2 कट गया, √3x1 इज इक्वल टू x2। समझ आई क्या हुई बात? मैंने क्या बोला, एक तो यहाँ पे एंगल मत ले लेना, गलती से प्रोजेक्टाइल मत कर लेना इसने, सिंपल अलोंग दी इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टेड है ये, और दोनों का v फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी सेम दे रखी, तो मैंने इनको इक्वेट कर दिया, तो आपका ये आ गया। तो x1/x2 की वैल्यू आपकी आ गई 1/√3, दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 40th क्वेश्चन आ गया। पॉइंट ए ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप इज इतना, तो जहां पे डिप पॉजिटिव होता है वो होता है साउथ पोल में, याद रखो साउथ पोल में डिप आता है पॉजिटिव। जब साउथ में होगे, जब आप साउथ में होगे तो हाँ डिप आएगा पॉजिटिव, एंड मैं पॉजिटिव मतलब टूवर्ड द अर्थ आएगा, ठीक है, एंड नेगेटिव कहाँ आएगा, जब आप नॉर्थ में होगे। तो बहुत सिंपल है यार, ए इज इन सदर्न एंड बी इज इन लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पॉजिटिव मतलब कि टूवर्ड्स द अर्थ, नेगेटिव मतलब अपोजिट टू द अर्थ। ठीक है, डिप का ये पता होना चाहिए मतलब। एक हार्मोनिक है, सिंपल हार्मोनिक है, अच्छा ठीक है, प्लस बी कॉस थीटा। अब इसमें क्या है ना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा, अगर ये एक वेव होती और ये ओमेगा टी माइनस के एक्स होता तो ये अलग गेम होता, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड निकालना होता, मैक्सिमम मिनिमम से निकालना पड़ता, लेकिन क्योंकि एसएचएम है तो ये तो एक पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें, इसका मतलब अगर हम ध्यान से सोचें, तो इसमें t=0 अगर मैं रखूं, t=0 अगर मैं रखूं, तो a नॉट प्लस बी तो उसका क्या आ गया, मीन पोजीशन आ गया, है ना, ए नॉट प्लस बी तो उसका मीन पोजीशन आ गया। और आपको पता है ये तो वेरिएबल है नहीं, मतलब यही है जो वेरी कर रहा है, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई ना, तो बस इसका ही मैग्नीट्यूड ही आपका क्या है, एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड है। मतलब ये तो बेटा किसी फेस में ही नहीं है ना, तो ये तो कोई वेव है ही नहीं, इसको वेव से ही तो करेंगे, तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी का फेजर, और ये बी कॉस ओमेगा टी का फेजर, ये हमने फेजर मेथड से कर लिया, मैंने हमेशा बताया इसको फेजर मेथड से क्या करो, तो इसका क्या जाएगा √a² प्लस b², मतलब कि ए ऑप्शन। आप सोचेंगे सर इसमें ए नॉट का क्यों कोई यूज नहीं किया, क्योंकि ए नॉट तो उसके टाइम की डिपेंडेंसी, मतलब पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा ना, तो ए नॉट तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं कर रहा है पोजीशन में, नो कंट्रीब्यूशन इन पोजीशन। बात समझ आ रही है आपको, बस शिफ्ट कर रहा है वो मीन पोजीशन को, और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकंड, द स्पीड ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकंड। मान लेते हैं यहाँ पे रिवर जा रही है ऑन दी साउथ बैंक, विशेष टू क्रॉस दी अलोंग दी शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ पे जाने के लिए उसको बड़ा सिंपल है बेटा, कुछ यहाँ चलना पड़ेगा, सो दैट वो नेट यहाँ पे जाए और वो जस्ट ऑपोजिट पहुंच जाए, मतलब कि इस 20 का ये जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, वो रिवर के कंपोनेंट से क्या कर दे, कैंसिल। मैंने बहुत बार सिखाई है ये चीज, जब इन दोनों का एक्स कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे, जब इनका एक्स कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ वाई कंपोनेंट बचेगा, मतलब 20 cos थीटा इज इक्वल टू वी आर। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 10/20, दैट इज 1/2, दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री फ्रॉम ये क्या कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, तो 60 डिग्री फ्रॉम वेस्ट, है ना। चलिए इन एन एक्सपेरिमेंट, देखो वही अपना पेपर अटेम्प्ट है भाई, तो 1%, 2%, 3% एंड 4%। ठीक है, ये हो गया। तो आपको पता है भाई रिलेटिव एरर ऐड हो जाती है इन सब की, है ना, तो 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए सबकी ऐड होती है, और हाफ इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, माइनस हो चाहे प्लस कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 3 डेल्टा डी अपॉन डी। बात समझ आ रही है आपको? तो ये हो जाएगा आपका 2 डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए कितना है, डेल्टा ए अपॉन ए इज 1, तो ये हो गया 2 प्लस 2/2 is 1 plus 3/3 is 1 plus 4/4 into 3 is 12, 12 plus 2 14 plus 2 16, 16% आपका आंसर आ गया। चलिए जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, a mass m falls through a height h and its time is t, okay,
h हाइट से एक मास फॉल करता है, उसको कितना टाइम लगता है, t टाइम लगता है। और किस में मेजर हो रहा है, सिंपल पेंडुलम में, जिसका टाइम कितना है, कैपिटल टी। किस पे, अर्थ पे। अच्छा, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ टाइम टी। अच्छा, सरफेस ऑफ अर्थ पे वो टाइम कितना आया, 2t आया। सरफेस ऑफ अर्थ पे पेंडुलम के टाइम में और इस टाइम में, मतलब जितना उसमें मेजर किया, और जो पेंडुलम का कुछ एक टाइम होगा ना फिक्स, वो पेंडुलम हो सकता है 1 सेकंड 2 सेकंड ही ना पे, मतलब वो तो कोई सेकंड पेंडुलम या जो भी हो सकता है ना, मिनट पेंडुलम। तो अर्थ पे रिलेशन t इक्वल टू 2t आया। द एंटायर सेटअप इज टेकन ऑन द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हुज मास इज हाफ ऑफ अर्थ एंड रेडियस इज सेम। अच्छा, मास आधा है एंड रेडियस सेम है। एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट करा गया है, तो जी की वैल्यू में चेंज आएगा, है ना। लेकिन इंटरेस्टिंगली आप देखोगे तो ये सेम ही रहेगा। पूछो आप क्यों? क्योंकि बेटा इसका फॉर्मूला भी होता है √2h/g डैश, ध्यान से समझना। एंड कैपिटल टी का भी तो फॉर्मूला यही होता है 2π√L/g डैश। तो आप इनका रेशियो देखो अगर ध्यान से, तो इसमें जी डैश की, जी तो डिटरमाइन ही नहीं कर रहा ना उन दोनों के एक दूसरे के रिलेशन से। सोचो आप, जो उसका एक्चुअल टाइम है और जो पेंडुलम नाप रहा है, उन दोनों में जो रिलेशन है उसमें जी की तो कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो ये वाला ऑप्शन सेम ही रहेगा, मतलब टाइम के रिलेशन में चेंज नहीं आता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका। इंपल्स निकालनी है आपको, सीधा दिख गया मेरे को कि एक्सटी ग्राफ है। एक्सटी ग्राफ मतलब कि इंपल्स, है ना। कैसे एक्सटी ग्राफ मतलब इंपल्स, देखो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ठीक है, इम्पल्स, तो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। यार ये तो और आसान हो गया, चेंज इन मोमेंटम मतलब m/v फाइनल माइनस m/v इनिशियल। ठीक है, तो आपको भैया v निकालना है। अब v का गेम क्या है, v आपको पता है भाई, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ v होता है। तो इसका v कितना आ रहा है अभी, 2 ओहो, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं आई यहाँ पे, है ना। इसकी वैल्यू नहीं दिख रही है यहाँ पे कुछ भी। चलो इसकी वैल्यू नहीं दिख रही, तो इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं फिर, है ना। इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। चलो मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू x आती, बाई चांस x आती है, मैं x लेके कर देता हूं आपके लिए। तो आंसर आता m इंटू हाफ बेस इंटू हाइट, तो x, ठीक है, माइनस हो जाता माइनस ऑफ x। ठीक है, माइनस ऑफ x क्यों आता है, क्योंकि आपको पता है मैग्नीट्यूड उतना ही है लेकिन माइनस में, है ना, नेगेटिव डिक्रीज कर रही है वेलोसिटी, तो 2mx आ जाता। अब इसका आंसर भी नहीं पता अपन को, तो x की वैल्यू चलो कुछ रही होगी। मास की वैल्यू दिख रही है 0.8 तो आ रहा है, लेकिन वो x कितना ये नहीं पता अपन को, है ना। 0.8x ले लेते हैं, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन है क्या, अरे एक क्वेश्चन और है यार, अरे धांसू क्वेश्चन लग रहा है ये तो बहुत ज्यादा। जेई मेन 2018 दिख गया तो इसको सुपर क्वेश्चन बोल सकते हैं भाई। देखो जेई मेन के क्वेश्चन सुपर क्वेश्चन है, मैंने इसलिए करवाए कि आपका दिमाग खुल जाए नीट वालों का। ठीक है, देखो भाई, पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म, अच्छा ये एक बहुत अच्छा टाइप है, देखो ये मुझे पढ़ते ही समझ आ रहा है, बहुत अच्छा टाइप है। इसमें क्या करता है, सर्कुलर फोर्स को चेंज कर देता है, देखो करा होगा इसने। सेंट्रल फोर्स देखो, तो सेंट्रल फोर्स हमें पता होना चाहिए mv² होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, आर की nth पावर के प्रोपोर्शनल है ये। आर की nth पावर के प्रोपोर्शनल है, तो v² प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया, आर की पावर n+1 आ गया एक तरीके से। अब टाइम पीरियड की वैल्यू पूछ रहा है ये, है ना। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2πr/v होता है। तो रख दो भैया, तो टाइम पीरियड की प्रोपोर्शनलिटी क्या आ जाएगी, टाइम पीरियड की प्रोपोर्शनलिटी यहां से निकल के आ रही है r/v। अच्छा, और v की वैल्यू कितनी है, इसका वो, इसकी पावर 1/2, तो इतना। ओके, तो ये तो आंसर बहुत सिंप्लिसिटी से आ गया यार ये तो, है ना। तो t की वैल्यू आ गई, t का प्रोपोर्शनलिटी आ गया r/r की पावर n+1 mv² है ना, हाँ, nth पावर ऑफ r, n+1/2, है ना। रूट लेंगे वहां से, यहां से निकाल रहा हूं मैं बेटा, है ना। तो v की पावर ये कितना जाएगा, r की पावर n+1/2, और ये भी r है, इसको जब ऊपर ले जाओगे तुम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r की पावर 1 माइनस n माइनस 1/2। तो 1/2 माइनस n, 1/2 माइनस n आना चाहिए था यार। अच्छा n/2 आएगा, और ठीक है, 1 प्लस n/2, 2πr/v, ओके ओके ओके। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 2 1/r की पावर n है बेटा यहाँ पे, है ना। तो ये r
1 माइनस एन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एन की पावर 1/2, तो एक तरीके से ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस n/2। डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। ओहो, एक और क्वेश्चन। F equal to 60, F equal to 60 on a particle of mass 1 kg if the particle starts from rest। वर्क डन पूछा हुआ है यार, तो वर्क डन इक्वल टू, ये तो मैंने आपको काफी बार बताया है कि भैया ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं, सीधा सीधा है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होता है इसमें, आगे जाके देखते हैं। एफ डॉट डी एक्स है ना, तो आपको फोर्स और टाइम में तो नहीं दिया है ना, तो आप क्या करेंगे भैया, एफ को मतलब यहाँ पे डी एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो और डी टी कर लो, ठीक है। तो ये एफ रहने दो, इसका डी एक्स का डी टी का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये वेलोसिटी बन जाएगा डी टी। समझ आया मैंने क्या किया, डी टी का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया इसको टाइम में चेंज करने के लिए, ठीक है। और v की वैल्यू निकाल लो, तो आपको पता है m इंटू ए इज इक्वल टू 60 है, तो a इज इक्वल टू 60 बाय m है, तो v इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो 6t स्क्वायर मतलब 3t स्क्वायर बाय m आ जाएगा, m इक्वल टू 1 है तो 3t स्क्वायर आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू 60 है इंटू वी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर है इंटू dt है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको 1 सेकंड में निकालना है। तो 18 इंटू टी की पावर 4/4, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, दैट इज सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया बात है, मजा आ गया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा एंड इसको बहुत अच्छे पेपर की तरह करिएगा। जल्दी मिलेंगे लाइव सेशन में। कल तो कोई इशू हो गया था बट अब ये इशू आगे नहीं होने की कोशिश करेंगे। अब देखो फ्लड इतनी है इसलिए शायद हमारा नेट चला गया था, आपने देखा मैंने दिखाया भी, बट हम जल्दी मिलेंगे। चलिए टेक केयर।